अभी हम जब 22 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 देख रहे थे, तो मैं आपको ये बताना चाहूं कि अभी जो सेक्शन 22 भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, इसको टोटल 3 सेक्शन जो इंडियन एविडेंस एक्ट में हुआ करती थी, उनको मिला के बनाया गया है। 22 में अब सेक्शन 24 इंडियन एविडेंस एक्ट, 28 इंडियन एविडेंस एक्ट और 29 इंडियन एविडेंस एक्ट को, तीनों सेक्शंस को मिलाकर एक सेक्शन बना दी गई और वो है 22 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। और 22 का जो पहला क्लॉज है वो हम देख चुके हैं। अब ये जो सेक्शन 28 थी और 29 थी, ये एक्चुअल में तो सेक्शन 24 के ही एक्सेप्शंस थे, प्रोविजो थे, और नए लॉ में वही काम किया गया है कि सेक्शन 22 में लाकर इन दोनों सेक्शंस को सेक्शन 22 का अब प्रोविजो 1 बना दिया सेक्शन 28 को, और प्रोविजो 2 बना दिया है सेक्शन 29 को। और प्रोविजो का मतलब है फ्रेंड्स कि जो बातें मेन क्लॉज में कही गई कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में एक्यूज पर्सन का कन्फेशनल स्टेटमेंट इररिलेवेंट होगा सब्जेक्ट टू वो कंडीशंस जो मैंने डिस्कस करी। इसके बावजूद भी दो प्रोविजो हैं सेक्शन 22 में, उन दोनों प्रोविजो में भी यही बताया गया कि कब कब ये कन्फेशनल स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज इररिलेवेंट नहीं होगा। तो कुल मिला के आप देख रहे होंगे कि ये कोई एक जनरल स्टेटमेंट नहीं है कि एक्यूज का कोई कन्फेशनल स्टेटमेंट है तो वो ऑलवेज इररिलेवेंट होगा। आप इस सेक्शन का हेडिंग देखें तो वहां पर भी यही कहा गया कि कन्फेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट थ्रेट प्रॉमिस व्हेन इररिलेवेंट, कब इररिलेवेंट होगा, इसका मतलब कुछ ही कंडीशंस हैं जब इररिलेवेंट होगा, असंगत होगा, सुसंगत नहीं होगा। अदरवाइज बाकी सभी कंडीशंस में कन्फेशनल स्टेटमेंट संस्वीकृति एक्यूज की, अपराधी की रेलेवेंट होगी। तो अभी हम देखते हैं कि जो सेक्शन 28 हुआ करती थी और अब जो सेक्शन 22 का फर्स्ट प्रोविजो हो गया है, वो कहता क्या है। उसमें बताया गया कि ये बात तो तय है कि कन्फेशन जिस पर्सन ने किया है, जिस एक्यूज पर्सन ने कन्फेशन किया है, उस पर थ्रेट, प्रॉमिस, इंड्यूसमेंट और ये कोएर्सन नया वर्ड यूज किया गया है नए लॉ में, पुराने में नहीं था। ये 4 बातों में से कुछ भी बात प्रैक्टिस की थी पर्सन इन अथॉरिटी ने, प्राधिकारवान व्यक्ति ने, और प्राधिकारवान व्यक्ति का मीनिंग मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूं। और देन एक्यूज के मन में एक इंप्रेशन ऐसा बना इन 4 बातों में से कोई भी एक बात प्रैक्टिस करने के बाद कि अगर वो अपने गिल्ट को एक्सेप्ट कर लेता है तो उसे इस प्रोसीडिंग्स में कोई ना कोई एडवांटेज मिल जाएगा। अब ये प्रोविजो 1 कहता है कि ये जो इंप्रेशन आया था, इंपॉर्टेंट वर्ड है प्रोविजो का इंप्रेशन, कि वो जो इंप्रेशन कॉज किया गया थ्रेट से, इंड्यूसमेंट से, कोएर्सन से, प्रॉमिस से, इस इंप्रेशन को फुल्ली रिमूव्ड कर दिया गया है, कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है, थोरोली रिमूव कर दिया गया है, पूर्णतया खत्म कर दिया गया है। अब इसके बाद अगर किसी एक्यूज पर्सन ने कन्फेशनल स्टेटमेंट दिया है तो ये प्रोविजो कहता है कि अब ऐसा कन्फेशनल स्टेटमेंट रेलेवेंट हो जाएगा, अब ये इररेलेवेंट नहीं होगा। लेकिन अब यहां पर एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है
कि ये किसको लगना चाहिए कि ये जो इंप्रेशन क्रिएट हुआ था एक्यूज के माइंड पे वो रिमूव हो गया है और फुल्ली रिमूव हो गया है, कंप्लीटली रिमूव हो गया है, ऐसी ओपिनियन किसकी होनी चाहिए? तो वो इंपॉर्टेंट फ्रेज है, इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट। ऐसा कोर्ट को फील होना चाहिए कि यहां जो कन्फेशनल स्टेटमेंट किया गया ये आफ्टर रिमूवल ऑफ द इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस और कोएर्सन किया गया था। देन अब कन्फेशनल स्टेटमेंट इररेलेवेंट नहीं होगा, वो रेलेवेंट हो जाएगा। ये बात कही प्रोवाइजो 1 में, जो पहले सेक्शन 28 इंडियन एविडेंस एक्ट हुआ करती थी। अब इसी में सेक्शन 29 इंडियन एविडेंस एक्ट को आगे ऐड किया गया और प्रोवाइजो सेकंड की फॉर्म में यूज किया गया है। दूसरा प्रोवाइजो है प्रोवाइडेड फर्दर करके उसको यूज किया गया है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट। एक और बात बताई गई जहां पर कन्फेशनल स्टेटमेंट मेड बाय एक्यूज इररेलेवेंट नहीं होगा। लेकिन छोटी सी टेक्निकल टर्म यहां पर है, आप थोड़ा कंसंट्रेट करेंगे तो आपको लगेगा कि हां एक अच्छा वर्ड इसके अंदर यूज किया गया और उसका कोई मीनिंग है। और ऐसे ऐसे मीनिंग्स जब आप समझने लगते हैं तो हो सकता है कि यहां आपको थोड़ा समझ आए, लेकिन इसी टाइप के वर्ड्स हमेशा यूज होते रहते हैं लॉ में, और जब जब उनसे एनकाउंटर होगा आपका तो वहां पर एक बहुत अच्छा मीनिंग आप निकाल पाएंगे दूसरों से अलग। देखिए क्या कहती है प्रोवाइजो नंबर 2 की लैंग्वेज, प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ। ये जो वर्ड्स है ना इस टाइप के, इफ कंडीशनल वर्ड्स, इसका मतलब है कि यहां कुछ कंडीशंस डाली जा रही हैं, देन आंसर निकल के आएगा। तो वो कंडीशन क्या क्या होंगी? इफ सच अ कन्फेशन इज अदरवाइज रेलेवेंट। तो मैं जो टेक्निकल एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूं, इट इज अदरवाइज रेलेवेंट। सेक्शन 29 इंडियन एविडेंस एक्ट या सेकंड प्रोवाइजो 22 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात करूं तो वहां बोला गया कि अगर ऐसा कन्फेशन जो पीछे, सच का मतलब वो कन्फेशन जो अभी हम पीछे बात कर रहे थे, अगर ये कन्फेशन अदरवाइज रेलेवेंट है, देखिए पीछे क्या बताया गया कि कब इररेलेवेंट है, उसमें बहुत सारी बातें ऐड करी गई जो इररेलेवेंसी को धीरे 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 रूल आउट करती चली गई, और एक छोटा सा पार्ट रह गया कि केवल और केवल ये बातें इन्वॉल्व होंगी तभी इररेलेवेंट होगा, अदरवाइज क्या होगा? अगर ये छोटी बातें जो हमने कंक्लूड करी पीछे, इनमें से कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब है कि वो कन्फेशन अदरवाइज रेलेवेंट है, और इस टर्म को वो पूरा कर देता है। तो इफ सच अ कन्फेशन इज अदरवाइज रेलेवेंट, तो फर्दर इस प्रोवाइजो में बोला कि इट डज नॉट बिकम इररेलेवेंट मेयरली बिकॉज। एक फर्दर एक्सप्लेनेशन दी कि वैसे तो रेलेवेंट था ही, उन्होंने कह दिया अदरवाइज तो रेलेवेंट था ही, आप कहीं से घुमा फिरा के कोई अपना जुगाड़ भिड़ाकर आप उसको इररेलेवेंट बनाने की कोशिश मत करना, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये इररेलेवेंट नहीं होगा मेयरली बिकॉज, केवल और केवल इस बात से कि ये जो कन्फेशन था वो 5 तरीकों में से किसी भी एक तरीके से प्राप्त किया गया था। तो इन 5 तरीकों को प्रैक्टिस करके कन्फेशनल स्टेटमेंट अगर ले लिया गया है तो ये सेकंड प्रोवाइजो कहता है कि अब ये रेलेवेंट होगा, इसको आप इररेलेवेंट बनाने की कोशिश नहीं कर सकते। और साथ में कंडीशन कि ये अदरवाइज भी रेलेवेंट था, और अदरवाइज जब रेलेवेंट था जब सेक्शन 22 की मेन क्लॉज में फॉलो नहीं कर रहा था। तो वो 5 बातें कौन सी हैं जिनके तरीके से अगर कन्फेशनल स्टेटमेंट ऑब्टेन कर लिया गया
तो वो इररिलेवेंट इन आधार पर नहीं बताया जा सकता। बात नंबर 1, उसमें यह कहा गया कि ये जो कन्फेशन था इट वाज अंडर अ प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी। उसको वादा किया गया था कि आपके बताई गई बातों को गुप्त रखा जाएगा, छिपा कर रखा जाएगा। और फिर उससे पूछ लिया गया कि बताओ आपने कि ये ऑफेंस कैसे किया, और इस बात में आकर उसने बता दिया। तो क्योंकि वो अदरवाइज भी रेलेवेंट था और प्लस सीक्रेसी का वादा करके वो ऑब्टेन किया गया, तो ये प्ली नहीं ले सकता एक्यूज कि जी मुझे तो वादा किया गया था कि आपके कन्फेशनल स्टेटमेंट को सीक्रेट रखा जाएगा, देन मैंने कन्फेशन किया था और ये मेरा वॉलंटरीली कन्फेशन नहीं था, इसलिए आप इसको इररिलेवेंट मान लीजिए। ऐसी कोर्ट से प्रेयर नहीं कर सकता क्योंकि इस प्रोवाइजो में मना कर दिया है कि इस ग्राउंड पर इररिलेवेंट नहीं होगा। तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2, उन्होंने कहा कि ये जो कन्फेशन लिया गया इट वाज इन कंसीक्वेंस ऑफ डिसेप्शन। इंपॉर्टेंट वर्ड इज डिसेप्शन practiced on the accused person for the purpose of obtaining it। अब एक्यूज ये कहे कि साहब मेरे ऊपर तो धोखा किया, पर्सन इन अथॉरिटी ने मेरे ऊपर धोखा किया, मुझे धोखे में लेके मेरे से कन्फेशनल स्टेटमेंट ले लिया, ये मेरा वॉलंटरीली स्टेटमेंट नहीं था, तो आप इसको इररिलेवेंट मानिए, असंगत मानिए, सुसंगत नहीं है। तो दूसरी बात है ये कि अगर एक्यूज के ऊपर धोखा प्रैक्टिस करके, डिसेप्शन प्रैक्टिस करके कन्फेशनल स्टेटमेंट प्राप्त कर लिया गया है, तो केवल इस बात से कि वो धोखा करके प्राप्त किया गया है, वो कन्फेशनल स्टेटमेंट इररिलेवेंट नहीं होगा। बात नंबर 2। बात नंबर 3, तीसरी बात में उसने कहा कि जब ये कन्फेशनल स्टेटमेंट दिया गया, ही वाज ड्रंक, वो नशे में था, दारू के नशे में था और उसे नहीं पता था कि वो क्या बोल रहा है, अपनी बातें जो वो कह रहा है उसके कॉन्सिक्वेंसेस उसकी नॉलेज में नहीं थे। ऐसी कंडीशंस में उसने कन्फेशनल स्टेटमेंट दिया, तो भी अगर ये कन्फेशनल स्टेटमेंट अदरवाइज रेलेवेंट था तो केवल और केवल इस बात से कि ही वाज ड्रंक, देन ये इररिलेवेंट नहीं होगा। बात नंबर 3। 5 में से 3 बात हो गई। चौथी बात है कि प्ली लेता है एक्यूज पर्सन कि जब मैंने कन्फेशन किया तो ये कन्फेशन मुझे एक क्वेश्चन रख के मेरे सामने उसका आंसर लिया गया था। मेरे से एक क्वेश्चन पूछा गया और उस क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया, जबकि मैं उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए बाउंड नहीं था, लेकिन मैंने दे दिया फिर भी ये आंसर। क्योंकि इस तरीके से मेरे से ये कन्फेशन लिया गया है तो आप इसको इररिलेवेंट मान लीजिए। तो यहां इस सेक्शन की ये 4th बात है, 4th पॉइंट है, और वो ये कहता है कि भैया ऐसा क्वेश्चन पूछकर अगर कन्फेशन ले लिया गया तब भी ये कन्फेशन इररिलेवेंट नहीं होगा, इस वजह से कि आप ये कहो, ये प्रूव कर दें कि इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए वो एक्यूज बाउंड नहीं था। क्वेश्चन को यहां पर एक्सप्लेन किया है। कैसा क्वेश्चन एक्सप्लेन किया? whatever may have been form of those questions, किसी भी टाइप की फॉर्म का क्वेश्चन हो, बट क्वेश्चन रखा गया उसके सामने, उस क्वेश्चन का जवाब दिया, वो जवाब एक कन्फेशनल स्टेटमेंट बन गया। तो केवल इस बात की प्ली लेकर एक्यूज नहीं बच सकता कि मेरे से तो क्वेश्चन पूछा गया, उस क्वेश्चन का आंसर मैंने दिया था, मैं कोई कन्फेशनल स्टेटमेंट नहीं देना चाहता था, तो आप इसको इररिलेवेंट बना दीजिए। नहीं, अगर इट वाज अदरवाइज रेलेवेंट तो केवल इस बात से इररिलेवेंट नहीं होगा।
पांचवी बात, लास्ट बात है, जब आप देखें सेक्शन 164 और उसकी सब सेक्शन 4, जो आज की डेट में 183 BNSS है, उसकी सब सेक्शन 4 है, उसमें कन्फेशनल स्टेटमेंट एक्यूज का मैजिस्ट्रेट साहब के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। 183 BNSS ले लें या 164 CRPC ले लें, और वहां एक ड्यूटी लगाई गई है मजिस्ट्रेट साहब के ऊपर कि वो एक्यूज को पहले वार्निंग दें, उसे बताएं कि आप कन्फेशनल स्टेटमेंट करने के लिए बाउंड नहीं हैं। आप चाहें तो स्टेटमेंट दें, चाहे स्टेटमेंट ना दें। अगर आप फिर भी अगर आप स्टेटमेंट देना चाहते हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि ये स्टेटमेंट एविडेंस के लिए आपके अगेंस्ट यूज होगा जब भी आगे कोई प्रोसीडिंग्स चलेगी। लेकिन फिर भी एक्यूज इज रेडी टू गिव हिज कन्फेशनल स्टेटमेंट टू द मैजिस्ट्रेट साहब। बट हुआ क्या इस सिनेरियो में कि मान लो कि मजिस्ट्रेट साहब ने ऐसी वार्निंग उसको नहीं दी। अब उसको अगर ऐसी वार्निंग नहीं दी तो एक तरीके से लॉ को फॉलो नहीं किया गया है। लेकिन इस सेक्शन की लैंग्वेज अगर आप देखें तो उसमें कहा गया कि जो स्टेटमेंट दिया गया ये इररिलेवेंट नहीं होगा बिकॉज he was not warned that he was not bound to make such confession and that evidence of it might be given against him। ऐसी वार्निंग कि भाई आप ये कन्फेशनल स्टेटमेंट देने के लिए बाउंड नहीं हैं, लेकिन अगर आप फिर भी देंगे तो आपके अगेंस्ट ये एविडेंस में यूज होगा, ऐसी वार्निंग नहीं दी गई, इसलिए आप ये कहो कि ये कन्फेशनल स्टेटमेंट इररिलेवेंट बना दो, नहीं। अगर ये अदरवाइज रेलेवेंट है, जो कि इसका मेन कंटेंट है, अदरवाइज रेलेवेंट है, तो केवल और केवल इस बात को कहकर आप इसे इररिलेवेंट नहीं बना सकते। तो यहां से एक इंटरप्रिटेशन ये भी निकल कर आई कि बेशक 183 BNSS सबसेक्शन 4 की जो वार्निंग मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा एक्यूज पर्सन को दी जानी है एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग कन्फेशनल स्टेटमेंट, इट इज मैंडेटरी, वो देनी चाहिए, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस बिल्कुल करना चाहिए। बट बाई चांस किसी कारणवश ऐसा नहीं हुआ तो उस कन्फेशनल स्टेटमेंट की वैल्यू कितनी होगी उसको डिसाइड करने में ये सेक्शन 22 प्रोवाइजो नंबर 2 और उसका 5th पॉइंट कहता है कि वो इररिलेवेंट नहीं हो जाएगा। एक्यूज बेनिफिट ऑफ डाउट ले और कोई फायदा ले, बट वो कन्फेशनल स्टेटमेंट डज नॉट बिकम इररिलेवेंट merely on this ground। तो ये 5 बातें थी जो पहले सबसेक्शन 29 इंडियन एविडेंस एक्ट में हुआ करती थी। अब सेक्शन 28 को फर्स्ट प्रोवाइजो एंड सेक्शन 29 को सेकंड प्रोवाइजो ऑफ 22 भारतीय साक्ष्य अधिनियम बनाकर केवल एक सेक्शन बना दिया गया है। अब मैं आपसे ना एक टेक्निकल और इंटरप्रिटेशनल क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, बल्कि मैं बताना चाहूंगा कि लॉ ऐसे पढ़ा जाता है, और अगर आप इस तरीके से बातों को ध्यान देंगे तो मानिए कि आप दूसरे लोगों से थोड़ा डिफरेंट जरूर हो जाएंगे। यहां पे जो वर्ड्स यूज हुए वो ये हैं कि इफ द कन्फेशन इज अदरवाइज रेलेवेंट इट डज नॉट बिकम इररेलेवेंट मेयरली बिकॉज। देखिए इस वर्ड पे थोड़ा आप कंसंट्रेट कीजिए कि मेयरली बिकॉज, ये मेयरली बिकॉज का क्या मतलब है? मेयरली बिकॉज कि वो कन्फेशनल स्टेटमेंट
आउट ऑफ दीज 5 थिंग्स प्रैक्टिस करके ऑब्टेन किया गया। मेयरली बिकॉज पहली बात, मेयरली बिकॉज दूसरी बात, मेयरली बिकॉज तीसरी बात, मेयरली बिकॉज चौथी, मेयरली बिकॉज पांचवी बात। इनमें से कोई भी एक बात को प्रैक्टिस करके कन्फेशनल स्टेटमेंट ले लिया गया तो वो इररिलेवेंट नहीं होगा। बट मैं अब आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्योंकि इन्होंने बोला मेयरली बिकॉज ये और ये और ये और ये और ये। अब मैं ये कहता हूं कि वो जो कन्फेशनल स्टेटमेंट लिया गया वो बात नंबर 1 और बात नंबर 2 और बात नंबर 3 तीनों को साइमल्टेनियसली यूज करके लिया गया। मेयरली 1 नहीं था, मेयरली 2 नहीं था, मेयरली 3 नहीं था, मेयरली 4 नहीं, मेयरली 5 नहीं। अब वो मेयरली की बजाय 2, 3, 4, 5 में से एक से ज्यादा पॉइंट को मिक्स करके कन्फेशनल स्टेटमेंट लिया गया। तो क्या लैंग्वेज ये कहना चाहती है मेयरली वर्ड यूज करके यहां पे कि वो इररिलेवेंट तभी नहीं होगा जब केवल एक पॉइंट को प्रैक्टिस करके ऑब्टेन किया जाएगा। अगर एक से ज्यादा पॉइंट्स प्रैक्टिस करके कन्फेशनल स्टेटमेंट ले लिया गया तो मेरे विचार से वो इस ग्राउंड पे इररिलेवेंट माना जा सकता है। अगर आप मेयरली वर्ड को इंटरप्रेट करेंगे तो उसकी ग्रेविटी और ज्यादा बढ़ गई है। तो अब आप 2 पॉइंट को मिलाकर, 3 पॉइंट को मिलाकर कन्विंस कर पाते हैं अगर कोर्ट को कि यस ये मेयरली वर्ड ऐसी इंप्रेशन देता है कि केवल एक पॉइंट से ऑब्टेन किया गया है, पांचों में से किसी से भी कर लो इररिलेवेंट नहीं होगा। बट एक से ज्यादा पॉइंट को आप जब एक साथ प्रैक्टिस करके कन्फेशनल स्टेटमेंट लेंगे तो वो इररिलेवेंट हो जाएगा। इफ यू आर एबल टू सेटिस्फाई द कोर्ट ऑन दिस पॉइंट, आई थिंक it is a different type of interpretation and you can succeed. So try to understand law in this way. और उम्मीद करता हूं फ्रेंड कि ये सेक्शन 22 भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो हमारी शुरुआत हुई सेक्शन 182 BNSS से, क्योंकि 182 BNSS में इसका जिक्र हुआ है तो साथ के साथ उसको पढ़ना जरूरी था। उम्मीद करता हूं कि आपको जरूर समझ में आई होगी। फ्रेंड्स, मैं संजीव सिकरवा ये लीगल लैंप पर आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूं। और मेरी आज एक बात आप नोट करिए दोस्तों कि आप अपने दिन की शुरुआत ना 2 बातों के साथ करें। बात नंबर 1 कि आप ये सोचिए कि आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बात नंबर 1 कि आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कुछ ना करें और आपका जीवन, आपका दिन निकल जाए। बात नंबर 2, साथ में यह भी ध्यान रखना कि सब कुछ आप नहीं कर पाएंगे। इन दोनों बातों को अगर आप एक साथ रखकर अपने दिन की शुरुआत करेंगे तो उम्मीद करता हूं कि डेफिनेटली आप बहुत अच्छा पूरे दिन में करेंगे, दूसरे दिन करेंगे, बीच बीच में दिन में आप ये सेंटेंस रिपीट कर सकते हैं कि कुछ तो करना पड़ेगा लेकिन सब कुछ नहीं हो पाएगा। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जितना सोचेंगे वो कभी नहीं होगा। मैं कह रहा हूं ऐसा आप मान के चलें। केवल हो सकता है कि उससे ज्यादा हो जाए, हो सकता है उससे कम रह जाए, बट आप सुबह सुबह ये बात अपने माइंड को ट्रेन करके चलें कि कुछ तो करना पड़ेगा लेकिन सब कुछ जरूरी नहीं है कि हो ही जाएगा। ये 2 बातें सोचकर ही अगर आप अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे, मेरे चैनल को सुनते रहेंगे, लगेगा आपको थोड़ा स्लो चल रहा है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट जैसे ही आप समझ जाते हैं लॉ का, यही कॉन्सेप्ट बाकी दूसरे लॉज में, दूसरे सेक्शंस में, दूसरे चैप्टर्स में यूज होता है और वहां पर आप बहुत अच्छा मीनिंग बड़ी आसानी से आप ग्रैब कर पाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे फ्रेंड्स। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।